बिल्कुल ऑन है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से, एकदम बड़े ही प्यारे से, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत अंदाज में आप सभी की तैयारी चल रही है, पढ़ाई चल रही है। आशा करता हूं कि प्रॉपर तरीके से आप सभी रिवीजन को अपना समय दे रहे होंगे, जो बिल्कुल आवश्यक भी है। आएंगे सभी एक बार। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आपसे बातचीत भी होती रहेगी और आपका रिवीजन भी चेक कर लिया जाएगा। क्वेश्चन है कल प्रेशर चैप्टर से। मुझे बताएंगे आप कि जो पृष्ठ तनाव है ये एक कैसी राशि है। पृष्ठ तनाव एक कैसी राशि है, सरफेस टेंशन एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। सरफेस टेंशन एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये बताना है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीतू, प्रियंका हैं, दिलीप, राज कपूर जी हैं, वाह वाह राज कपूर जी, हमिद बाबू, कोहली, गौरव, नेहा चौधरी, अभिनव पाल, पावन, कोमल, सचिन, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। स्वाति, जीतू, शोएब मलिक और भावना, चित्रंजन, बिट्टू, सी के वाई, गजब गजब, बहुत बढ़िया। सर मुझे जैकेट अच्छी लगी, सिलेक्शन के बाद ले लूंगा। ओम जोशी, अगर गर्मियों में सिलेक्शन हुआ तो ये सर्दियों की जैकेट कैसे लोगे? फिर तुम्हें टी शर्ट मिलेगी, सिलेक्शन पे टी शर्ट मिलेगी। देवी मंडल और प्रियंका, सत्यम, निशांत हैं, समीर हैं। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आता हुआ, इसी के बीच में कुछ जवान गलत भी आंसर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जो बच्चे गलत आंसर करते हैं, उन्हें देख के मन खुश हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही गलत गलत आंसर करके मेरा नाम बिल्कुल डुबाते रहो। बहुत शानदार। तो कैसी राशि है? एक बड़ा जबरदस्त सभी लोगों का आंसर है। कुछ ही बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं जो तुक्कम फजीत हैं, बाकी सभी एकदम सही आंसर करते हैं कि ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। तो कल हमने चैप्टर फिनिश किया प्रेशर। अगर प्रेशर में किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दर्द, तकलीफ है तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। और आज हम एक चैप्टर लेकर चलेंगे जिसका नाम है साउंड, यानी कि ध्वनि। तो साउंड को समझने से पहले हमें वेव को समझना पड़ेगा, तरंग को समझना पड़ेगा। और कहें तो आज की जो क्लास है ये तरंग को समझने में ही लगेगी हमारी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन तरंग में रहता है, उसको समझने के लिए आज हम इस पूरी क्लास को लेंगे। एक भैया कह रहे हैं सर, तब तक आप बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक भैया कह रहे हैं सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाया करो। देख मेरे दोस्त, ऐसा है, स्पीड में पढ़ाने की वो बच्चा कहता है, मान लो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, 12th पीसीएम से की है या फिर पहले कभी अच्छे से पढ़ रखा है, अगर मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने साइंस कभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी और इस उम्मीद में बैच लिया है कि हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर स्पीड में पढ़ाऊंगा तो ऐसे बच्चों को कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि जहाँ सिलेबस 20 दिन में ख़त्म होता वहाँ 22 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज़ आप उनके बारे में भी थोड़ा सोच के चलिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चों को क्लियर है, अब चलते हैं आगे। देखिए, तरंग में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। एक तो उसको कभी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगें ही कभी समझ नहीं आती हैं, क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्या ट्रांसवर्स वेव होती है। फिर कभी वैद्युत चुंबकीय तरंगें आ जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर और जब कभी कंफ्यूज होना हो तो एक्सरे, गामा रे, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दुनियादारी की तरंगें हैं। कभी नहीं समझ पाते हो कि कौन सी तरंग कैसी है, कौन सी तरंग के गुण क्या हैं। बट आज प्रॉपर तरीके से सीखेंगे और अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, तरंग क्या होती है पहले तो आप ये बात समझिए। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप शांत पानी में पत्थर मारिए तो पानी में डिस्टरबेंस होता है। शांत था वो पहले, आपने पत्थर मारा तो पानी में क्या उत्पन्न हुआ? एक डिस्टरबेंस बना, विक्षोभ बना। और ये विक्षोभ ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ आगे किनारे तक चला जाता है। ठीक बात है। अगर यहां मैं पत्थर बांध दूं, सॉरी, एक रस्सी बांध दूं इस दीवार से और उस रस्सी को ऐसे झटका दूं
तो रस्सी ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से चलेगी आगे चल के। रस्सी में ये भी क्या उत्पन्न हुआ, भाई रस्सी अच्छी खासी पहले पड़ी थी, तुमने उसको झटका दिया, तो ये एक डिस्टरबेंस दिया तुमने, एक विक्षोभ तुमने दिया। तो तरंग क्या होती है, एक तरह का डिस्टरबेंस होता है, एक तरह का विक्षोभ होता है, जो कि अपने साथ ऊर्जा लेकर चलता है और दाब लेकर चलता है। दो शब्द याद रखेंगे कि अगर कहीं तरंग चल रही है तो उसके पास ऊर्जा और दाब है, एनर्जी और प्रेशर है। भाई पानी को देखिए आप, पानी की तरंग क्या कर रही हैं कि अगले पानी को पुश करती हुई आगे चल रही हैं, अगले पानी को धक्का देती हुई आगे चल रही हैं, तो उनके पास ऊर्जा है। धक्का देने का मतलब काम करना। काम कौन कर सकता है, वर्क कौन कर सकता है, जिसके पास ऊर्जा होती है। साथ ही ये अगले कणों को दबा भी रही हैं, तो ये प्रेशर भी लगा रही हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो ऊर्जा व दाब लेकर चलता है। इसको नोट करेंगे, जो ऊर्जा व दाब लेकर चलता है, यानी कि डिस्टरबेंस दैट कैरीज एनर्जी एंड प्रेशर, दैट कैरीज एनर्जी एंड प्रेशर। पहले इसको नोट करेंगे, ये तरंग की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपके सामने है। बहुत बढ़िया प्रिय गुरुजी, इस बार सीआईएसएफ में वर्दी लेकर रहूंगा। बड़ी गजब बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सीआईएसएफ में तो अच्छी खासी वैकेंसी है। बहुत बढ़िया एसएससी जीडी वाले भैया, वेरी गुड। नोट करिएगा फटाफट से कि तरंग क्या होती है। यहां से प्रश्न बनता है कि एक तरंग के पास निम्न में से क्या होता है, तो एनर्जी भी होती है और इसके पास प्रेशर भी होता है, दाब भी होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, धन्यवाद आकाश भटकर, बहुत सारा प्यार आपके लिए। चलो यहां तक सबको क्लियर है और सभी का नोट हो गया। अब सुनिए, बात आती है तरंग के प्रकार कि तरंग कितने तरह की होती है। इसको यहां रखते हैं और अब पढ़ेंगे तरंग के प्रकार कि तरंग कितने तरह की होती हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, फिर से बताऊंगा कि जब भी किसी चीज को बांटना हो तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसका आधार सेट करें, उसका बेस सेट करें कि इसका बेस क्या है। बेस का मतलब है, जैसे कोई मुझसे कहे कि इस कक्षा में एक क्लास है, उसमें बच्चे कितने प्रकार के हैं, तो मैं हो सकता है बांटूं मेल और फीमेल के आधार पे, तो दो ग्रुप बन जाएंगे। हो सकता है हरीश बांटे कि भैया इनकी हाइट के आधार पे बांटूंगा मैं, तो 140 सेंटीमीटर के सब एक ग्रुप में, 140 से 150 के एक ग्रुप में, 150 से 160 के एक ग्रुप में, 160 से 170 के एक ग्रुप में, 170 से 180 सेंटीमीटर तक के सब एक ग्रुप में, तो 5 ग्रुप बन गए। हो सकता है कि कोई जैसे लव कुश हैं, अब हो सकता है कि जैसे लव कुश ने आधार लिया कि वो बांटना चाहता है कि अभी जो टेस्ट हुआ था गणित का, उसमें बच्चों के नंबर कितने हैं, तो 0 से 50 तक का एक ग्रुप, 50 से 70 तक का दूसरा ग्रुप, 70 से 90 तक का तीसरा ग्रुप, 90 से 100 तक का चौथा ग्रुप। तो किसी भी चीज को कई सारे तरीके से बांटा जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि इसका आधार क्या है। तो यहां पर हम तरंग को बांटने का जो आधार ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि तरंग को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम चाहिए या कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो चाहिए या नहीं चाहिए, भाई इसमें तो दो ही तरीके बनेंगे। तो हमने यहां तरंग को कितने तरीके से बांटा, दो तरीके से, कि या तो उसे माध्यम की आवश्यकता होगी, या तो उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अच्छे से थ्योरी में मैंने लिख रखा है, आप ऐसे ही समझ जाइएगा कि हाँ इसे मीडियम की जरूरत होती है। एक तरंग तो ऐसी आएंगी जिन्हें मीडियम की जरूरत होगी, उन्हें यहां रखेंगे, और जिन्हें मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको यहां रखेंगे। भाई माध्यम क्या होता है, माध्यम ठोस द्रव्य गैस ही है। जैसे अभी तक जो तरंगें मैंने आपको बताई हैं, भाई इसको हटाओ, सामने क्या आ रहा है, अभी तक जो तरंगें मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों को माध्यम की जरूरत थी। क्या कोई
ऐसी बात भी है क्या, कोई ऐसी तरंगें भी हैं जो बगैर माध्यम के ही चल दें? मैं कहूंगा बिल्कुल हैं। आप अपने सोना बाबू से जो बात करते हो, आप कहते हो हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया, तो ये जो आपके शब्द हैं टेलीफोन से निकलने के बाद ये तरंग बनकर चलते हैं। क्या ऐसा है कि आपके बाबू से के फोन से लेकर आपके फोन तक एक लोहे की रॉड है कि ये लोहे पे चल रहे हैं, या पानी में है दोनों, या दोनों गैस से जुड़े हुए हैं? नहीं, इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बहुत सारी तरंगें ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, और कुछ तरंग ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। आइए, तो हर ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी उसे यांत्रिक तरंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यांत्रिक तरंगें कहा जाएगा। तो प्रश्न आएगा यांत्रिक तरंगें कौन होती हैं, मैकेनिकल वेव्स कौन होती हैं? तो तुम कह देना कि वो तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और ऐसी तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो वो आपकी अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। कैसी तरंगें कहलाती हैं? अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक है भाई, ये आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। एक प्रश्न यहां से बन गया। ये क्वेश्चन आते हैं कि बोलो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हाँ ना, दोनों, कोई नहीं, ऐसे। बहुत ही बढ़िया। तो इसकी कहानी थोड़ी सी बड़ी है, इसमें काफी सारी तरंगें आती हैं, इसकी स्टोरी थोड़ी सी लिमिटेड है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि कौन होती हैं ये तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखेंगे कि ऐसी सारी तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि वो तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन होगा कि अयांत्रिक तरंगें, बी ऑप्शन होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगें, सी ऑप्शन होगा दोनों, डी ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंग्लिश में। अब अगर हम किताब से पढ़ते हैं ना तो समस्या ये आती है कि पहले पेज पर तो जब वन लाइनर हम रटते हैं या एमसीक्यू रटते हैं तो किसी क्वेश्चन में जैसे हमने रट लिया कि जिन तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं है उन्हें हम अयांत्रिक तरंगें कहते हैं, बड़ी अच्छी बात। लेकिन फिर किसी क्वेश्चन में आएगा कि जिन तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी क्या भाई यार, कभी तो तुम कहो उन्हें अयांत्रिक और कभी तुम कहते हो वैद्युत चुंबकीय। भाई एक बात बताइए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये तरंगें ही अयांत्रिक तरंगें ही वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। अब इस दुनिया में मौजूद सारी तरंगों में से कौन कौन सी तरंगें हैं जिन्हें हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं? तो पहले वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर ही डिस्कशन कर लिया जाए। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय सॉरी तरंगें, इनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी तरंगें हैं कि जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक सेकंड में आपको इसकी पीडीएफ लगवा के दिखाता हूं। मैं आपको ना इसकी डायग्राम दिखवाता हूं ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एक सेकंड का समय दे दो बस मुझे। पहले यहां तक आप नोट करिए, है ना, यहां तक आप नोट करिए।
ये लो, ये पीडीएफ लगाओ फटाफट। आ गई? आइए पीडीएफ कोई। हाँ, इसी को लगा दो फटाफट से। ठीक है, आप नोट कर लीजिए तब तक। अच्छा, नोट करने को कुछ नहीं है, इसे नोट कर लो अगर किसी का रह गया हो तो। तब मैं आपको वेव्स दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ये होती हैं। जल्दी लगाओ। हाँ, सबसे नीचे ही जाएगी, तुम लगाओ। चलो, ये दूसरे बैच की पीडीएफ है, मैं आपको इसमें से बस तरंग तरंग दिखाऊंगा, बाद में उन्हीं को दे दूंगा। ठीक है, देखिए, इन तरंगों में सबसे पहले तरंग आती है आपकी रेडियो तरंगें। ये तरंगें ऐसी होती हैं, इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहली तरंगें हैं रेडियो तरंगें। देखिए, रेडियो तरंगें क्या होती हैं। जितना भी आप फोन पे बातचीत करते हो, जितना भी जितना भी आप फोन पे बातचीत करते हो, जितना भी सिग्नल सिस्टम चलता है, सिग्नल सिस्टम का मतलब आपके फोन में जो इंटरनेट आता है या फिर केबल से आपने इंटरनेट देखा होगा, ये सारा का सारा रेडियो तरंगों के माध्यम से चलता है। आप जो बात करते हो अपनी सोना बाबू से कि बाबू तुमने खाना खाया, तो ये तरंगें रेडियो तरंगें ही होती हैं जो आगे बढ़ती रहती हैं। भाई गर्म पानी ले आओ एक गिलास। ठीक है, चलो, तो ये होती हैं रेडियो तरंगें जिनका इस्तेमाल रेडियो में एवं दूर संचार में किया जाता है। इनको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल कुछ भी ना हो, जहां गैस भी ना हो, मतलब गैस का मतलब हवा, हवा भी ना हो, हम हवा की बात करते हैं जनरली गैसेस में, जहां पर हवा भी ना हो वहां भी ये आराम से चल जाएंगी, आपकी बात वहां भी ये करवा देंगी। ठीक है, दूसरी तरंगें होती हैं माइक्रोवेव्स, जिनको बोलते हैं हम सूक्ष्म तरंगें। अच्छा, इनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क होता है ऊर्जा का। इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे कम एनर्जी होने के बाद भी, सुनो, सबसे कम एनर्जी होने के बाद भी इनका कितना इस्तेमाल है, सबसे कम ऊर्जा होती है इनके अंदर, उनसे ज्यादा ऊर्जा इनमें होती है, जिनका नाम है माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। आपने सुना होगा कि रडार से हमारे देश में घुस रहे दुश्मन हवाई जहाज को पकड़ लिया गया। ये सब रडार से होता है। रडार क्या होती है? हम क्या करते हैं कि जहां हमारे देश की बाउंड्री है, सीमा है, वहां से हम एक लगातार किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लगातार माइक्रो तरंगें छोड़ेंगे, लगातार सूक्ष्म तरंगें छोड़ेंगे। और जब मतलब तरंगों का एक जाल सा बिछा रहेगा, लगातार तरंगें छोड़ी जा रही हैं। अब जैसे कोई भी हवाई जहाज अगर दुश्मन देश का हमारे देश में घुसने की कोशिश करेगा, तो ये तरंगें उससे जाके टकराएंगी। अगर तरंगें टकराई हैं, इसका मतलब क्या है? टकराते ही तरंग वापस लौट के आएंगी, तो हमें पता लग जाएगा कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है तो तरंगें कभी टकराएंगी नहीं, वो बस जाती रहेंगी। और अगर टकरा के वापस आएंगी, टकराएंगी तो वापस आएंगी। अगर टकरा के वापस आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ है। तो क्वेश्चन आएगा कि रडार में किन तरंगों का इस्तेमाल होता है? तो रडार में सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने एक चीज आजकल और देखी होगी जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? एक हीटर सा दिखता है आपको, उसमें आप कुछ भी रखते हैं तो आपका खाना गर्म हो जाता है। ये सब सूक्ष्म तरंगों पे चलता है। ठीक है जी, तो प्रश्न ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सी तरंग है जो वैद्युत चुंबकीय है? भाई एक होगी सूक्ष्म, एक दुनिया भर की इधर उधर की तरंगें होंगी, भाई ध्वनि तरंग होगी, और स्प्रिंग की तरंगें होंगी, डोरी की तरंगें होंगी, और एक सूक्ष्म तरंग होगी। तो सूक्ष्म तरंग जो है वो आपकी माइक्रोवेव है, माइक्रो तरंगें हैं। ठीक है, चलिएगा। तीसरे तरह की तरंगें इसमें आती है। अगर वैसे आप रडार की फुल फॉर्म पढ़ना चाहते हैं तो देख लेते हैं यहीं। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन
एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग। चलो, तरंग मस्त है। हाँ नवीन कुमार, मैं समझ रहा हूँ बेटा, ये कौन सी तरंगों की बात कर रहे हो। चलिएगा, ये हो गया। अब तीसरी तरंगें आती हैं आपकी इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त तरंगें। इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगें। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग टीवी की तरफ या फिर एसी की तरफ रिमोट करके कुछ दबाते हो और वो रिमोट की बात मान लेता है, तो रिमोट में से क्या निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं। यानी कि जो भी सिग्नल है वो उस तरंग पे बैठ के जाता है। जो भी बात आप कहते हो वो बात उस तरंग पे बैठ के ही जा रही है, एसी तक या फिर आपकी एलईडी स्क्रीन तक। हालांकि ये अलग बात है कि अगर आप इन्हें नॉर्मली देखेंगे तो आपको ये नजर नहीं पड़ेंगी। आप देखना अपने घर के टीवी का रिमोट, कुछ भी दबा के देखना तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर फोन का कैमरा ऑन करके देखना तो आपको दिखेगा उसमें से लाइट जलती हुई, वेव्स निकलती हुई। तो ये तरंगें होती है अवरक्त तरंगें। तीसरा कैटेगरी है अवरक्त तरंगें, और इनका इस्तेमाल होता है टीवी आदि के रिमोट में। ठीक है, चलिए, तीन तरंगें हो गई। चौथी तरंगें आती हैं इसमें विजिबल रेज, यानी कि दृश्य प्रकाश। वो सारे रंग, वो सारे कलर्स जिनसे हम इस दुनिया को देखते हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं। जैसे मान लो मुझे अगर ये सामने की दीवार ब्लैक दिखाई दे रही है, तो ये जो मेरी आंखों से तरंगें निकल रही हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये जो तरंगों की मदद से मैं इसको देख पा रहा हूं, इनको चलने के लिए मुझे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी माध्यम मुझे नहीं चाहिए। तो सारा जो दृश्य प्रकाश आता है, इसको नीचे कर देना भाई, जितना भी दृश्य प्रकाश आता है वो सब इसी रेंज में रहता है। आगे देखें, अगली तरंगें होती हैं यूवी तरंगें, जिनको इंग्लिश में तो बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, और हिंदी में पराबैंगनी। आपको तो बस नाम याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन सी तरंगें आती हैं, मतलब वैद्युत चुंबकीय में कौन सी तरंगें आती हैं। तो ये हो गई अल्ट्रा वायलेट, यानी कि पराबैंगनी। पराबैंगनी के नाम से आप बड़ा डर जाते हो भैया, सूर्य जो ओजोन परत है ना, हानिकारक पराबैंगनी ने रोका है हमारे, पराबैंगनी बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो है लेकिन उतना भी नहीं है। कई जगह हम इसका इस्तेमाल अपने लिए कर लेते हैं, जैसे खाने के संरक्षण में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो खाने के संरक्षण में किया जाता है, ये सारी वही प्रोसेस है। ये नहीं जाननी है आपको, ये दूसरे बैच का है, 12th स्टैंडर्ड की, वहां पे हम बताते हैं इन सबको, बट अभी आपको नहीं जाननी है। अगली है एक्सरे। एक्सरे तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एक्सरे में जब आप जाते हैं एक्सरे करवाने, तो ऑपरेटर कहता होगा कि हाथ को ऐसे रख लो, एक फिल्म नीचे रखता है और कहता है हाथ को उस पर रख लो। हाथ आपने रखा अपना, वो कुछ बटन दबाता है, कहता है हटा लो। तो आपके हाथ पे एक्स किरणें पड़ी जो आपके हाथ को पार करके अंदर तक निकल गई। समझ गए, आपके हाथ को पार करके अंदर तक निकल जाती हैं और यही एक तस्वीर बना देती हैं नीचे की फिल्म पर, जिससे हमें पता लगता है कि यहां पर आपकी बॉडी में दिक्कत है। तो ये एक्सरे, ये है एक्स किरणें, एक्स तरंगें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स तरंगें आपके शरीर पर कितने समय के लिए डाली जाती हैं, तो बच्चे अलग अलग आंसर करते हैं। कहते हैं कि भैया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड। अरे जवान, अगर 1 सेकंड तरंगें डाल दी ना तो आपकी बॉडी जल के राख हो जाएगी। ये किरणें 1 सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए डाली जाती है, करोड़वें हिस्से के लिए डाली जाती है, इतनी खतरनाक किरणें होती हैं। समझ गए। तो देखो, जो ये तरंगें है ना, ये तरंगें हो गई, रेडियो तरंगें हो गई, ये तरंगें हो गई, ये तरंगें हो गई, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। लेकिन यहां ये तरंगें थोड़ी थोड़ी नुकसान पहुंचाने लगती हैं। ये तरंगें नुकसान पहुंचाती हैं, और सबसे खतरनाक तो इस कैटेगरी में गामा किरणें हैं। सबसे खतरनाक है गामा किरणें। ये गामा का निशान मैंने बनाया है, आप चाहें तो लिख भी लेंगे, गामा, गामा रेज, यानी कि गामा किरणें। तो गामा किरणों का इस्तेमाल हम मेडिकल पर्पज के लिए करते हैं। एमआरआई वगैरह आपने सुना हो, वहां पे इनका इस्तेमाल होता है। तो आपको इस्तेमाल नहीं जानना, आपको बस कितना जानना है, आपको इन 7 तरंगों का नाम याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इनमें से कौन एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए होगा माइक्रो, ऑप्शन बी होगा रेडियो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ऑप्शन सी होगा गामा, और ऑप्शन डी होगा कि मान लो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है। या बोलो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या ऐसे बोल देगा कि इनमें से कौन एक अयांत्रिक सॉरी इनमें से कौन एक अयांत्रिक तरंग नहीं है, या पूछ देगा यांत्रिक तरंग है, या पूछ देगा इनमें से किसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन को कैसे भी बना सकता है वो। तो सभी का आंसर है कि देखो ये तो हमने पढ़ी हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ये तो हमने पढ़ी हैं, ध्वनि तरंग ही नहीं पढ़ी, ध्वनि तरंग ही आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और सभी का डी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 7 तरह की तरंगें होती हैं आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगें, बस इनका नाम याद रखना है आपको, नाम याद रखने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये वो तरंगें हैं सारी की सारी कि जिन्हें चलने के लिए माध्यम की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, ये वो तरंगें रहीं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की कोई भी जरूरत नहीं थी, और इनकी संख्या कुल कितनी है? इनकी संख्या कुल मिलाकर 7 है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यांत्रिक तरंगों की, मैकेनिकल वेव्स की। तो यांत्रिक तरंगों को अब मैं फिर से 2 हिस्सों में बांटता हूं, और आधार है उनके चलने का तरीका। ध्वनि तरंगों पे भी आएंगे, परेशान मत होइए, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो यहां पे हम यांत्रिक तरंगों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ये 2 हिस्से बना लेते हैं हम और पहला हिस्सा हो जाएगा, पहला एक तरंगें होंगी जिनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी तरंगें? अनुप्रस्थ तरंगें, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा हिस्सा हो जाएगा इसका अनुदैर्ध्य तरंगें, जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल, देखो अगर तुम मोटा मोटा पढ़ोगे ना तो तुम अपना समय व्यर्थ करोगे। समय व्यर्थ करने का मतलब है तुम कभी आंसर नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये सोचो कि ऊपर ऊपर से पढ़ जाए किसी भी विषय को, तो आप क्वेश्चन का आंसर तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल कंपटीशन में ऐसे साधारण क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, थोड़ी गहराई से ही प्रश्न आते हैं। तो आपको चाहिए कि हर चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होती हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक चीज पूछता हूं आपसे। जैसे मान के चलिएगा कि सामने एक रस्सी बंधी हुई है और मैंने उस रस्सी को ऐसे झटका, तो रस्सी किस प्रकार से कंपन करेगी? वाइब्रेशन करेगी। रस्सी ऐसे ऐसे होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां रस्सी बंधी हुई थी, ये दीवार है, और रस्सी के जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो शायद मेरी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि रस्सी के वाइब्रेशंस कहाँ हैं, तो आप कहोगे भैया एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है। ये इसके वाइब्रेशंस हो गए, कंपन हो गए। अच्छा, तरंग चल किस दिशा में रही है? तो तरंग तो भाई यहां से लेके यहां तक गई है, ये चलने की दिशा नहीं है, ये तो इसके कंपनों की दिशा है, ऊपर नीचे होने की दिशा है। तरंग चल तो इस दिशा में रही है भाई, यहां से शुरू हुई है, यहां पहुंची है, इसका मतलब इस दिशा में चली है। तो तरंग के चलने की जो दिशा है वो ये है। अगर हम देखें तो तरंग के चलने की दिशा ये है, ये है कंपनों की दिशा ये है इसके कंपनों की दिशा, वाइब्रेशंस की डायरेक्शन,
और ये है इसके चलने की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए, तरंग के चलने की दिशा है यू, और ऊपर नीचे होने की दिशा, कंपनों की दिशा ऐसे है। तो चलने की दिशा और कंपनों की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। भाई चलने की दिशा कैसे है, ये है, और कंपनों की दिशा ये है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है ना। 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। भाई जिनको पता हो 90 डिग्री का कोण क्या होता है वो समझ लेंगे, बाकी मैथ की टर्म है। ये ऐसे चल रही है, बिल्कुल नीचे है या ऊपर है, ये ऊपर है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। यानी कि जब कंपन और चलने की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, या हम कहें कि ये लंबवत हों, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर हों, तो हम कहते हैं कि ये कैसी तरंगे हैं। ये तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव है। मैंने सब कुछ थ्योरी में लिख दिया है, आराम से नोट कर लेना। अभी आप इसको ऐसे ही नोट करो और समझते रहो कि जब चलने की दिशा और कंपनों की दिशा परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। चलो बहुत बढ़िया। एक बार मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरणों की बात करें, तो ये तरंगें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये तरंगें हमें देखने को मिलती हैं डोरी में, यानी कि रस्सी में। डोरी कहिए, रस्सी कहिए, स्ट्रिंग में हमें यही तरंगें देखने को मिलती हैं। दूसरा, जो पानी में यही तरंगें थी, पानी में यही तरंगें थी, वाटर में यही वेव्स आगे बढ़ रही थी। सर विद्युत चुंबकीय तरंग ही क्यों कहते हैं? रोशन कुमार जी, ये 12th क्लास की बात है, क्योंकि इसमें वैद्युत और चुंबक दोनों होता है। मतलब वैद्युत चुंबक को बनाता है और चुंबक वैद्युत को बनाता है। ये थोड़ा 12th स्टैंडर्ड की बात है, आप इसको सीधा याद रखें तो आसानी रहेगी आपको। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, पहले ना इसको अच्छे से समझ लो तरंग को पूरा। अगर मैं बीच में नोट करने का मौका दूंगा तो गैप बन जाएगा, फिर आप अगली चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले इसको अच्छे से समझ लो। नोट तो आप बाद में भी कर लोगे, एक दिन ऐसे भी मैनेज कर लो, या मैं क्लास में समय दे दूंगा। अब देखो प्रश्न आएगा कि अनुप्रस्थ तरंगें कहां कहां चल सकती हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में, कहां कहां चल सकती हैं। तो देखिए, ये कहां कहां चल सकती हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ठोस में चल सकती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल चल सकती हैं, ये सॉलिड में चल सकती हैं। क्या ये द्रव में चल सकती हैं, क्या ये लिक्विड में चल सकती हैं? तो देखो, लिक्विड में ये शर्त के साथ चलती हैं, ये लिक्विड्स में कंडीशन के साथ चलती हैं। कैसे? अगर लिक्विड में तुम इनसे पूछो कि तुम ऊपरी सतह पे चल लोगे, तो इनको बिल्कुल हाँ कह देंगे कि हाँ भाई ऊपरी सतह पे तो हम बिल्कुल चल लेंगे। यानी कि जो अपर सरफेस होगा उसका, जो ऊपरी सतह होगी उस पर तो ये चल लेंगी। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि पानी में जो तरंगें चलती हैं ऐसे वाली, ये कहाँ चल रही हैं? ये ऊपरी सतह पर ही तो चल रही हैं। लेकिन अगर तुम इनसे पूछो क्या तुम समुद्र में नीचे चल लोगे, तल में चल लोगे, तो मुझे बताओ भाई, तल का पानी तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अरे टॉप सरफेस जो है, ऊपर का सरफेस जो है, ऊपर की सतह जो है, उसी का पानी तो ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर हवा है। अब नीचे का पानी तो भाई नहीं हो सकता, तो ये तल में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, ये बॉटम सरफेस में नहीं चल सकती हैं। यहां तो ये चल जाएंगी, लेकिन बॉटम सरफेस में ये नहीं चलेंगी। अगर कोई इनसे पूछे क्या गैस में चल दोगे, तो चूंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैस में भी ये अप एंड डाउन नहीं हो सकती हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये निर्वात में चल सकती हैं, क्या ये वैक्यूम में चल सकती हैं? निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है?
देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ सॉलिड हैं। मान लो मैंने सॉलिड को बाहर निकाल दिया, जितना सब आइटम सॉलिड है सब बाहर, लिक्विड है कुछ पानी वगैरह है सब बाहर निकाल दिया। यहाँ पर गैस भी है, क्या है गैस? हवा। हवा को भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचता है? कुछ नहीं। तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम। जहां पर कोई भी ना हो, सॉलिड ना हो, लिक्विड ना हो, गैस ना हो, ना ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, तो ये होता है आपका निर्वात। क्या ये निर्वात में चल सकते हैं? इसका आंसर प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे, सोच समझ के दीजिए इसका आंसर। बोलो, क्या ये निर्वात में चलेंगी? करण जी आगे पढ़ेंगे भाई, सोनार आगे पढ़ेंगे दोस्त। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है कि ये निर्वात में नहीं चल सकती। अरे भाई साहब, आपको समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही सोचा है आपने। क्योंकि ये वो तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, जिनको या तो सॉलिड चाहिए, या तो लिक्विड चाहिए, या तो गैस चाहिए ही चाहिए। ये निर्वात में तो नहीं चल सकती हैं। तो याद रखेंगे कि ये तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है। ये कौन सी हैं? ये ट्रांसवर्स वेव हैं, ये वाली तरंगे हैं, ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अच्छा, मुझे बताओ, क्या ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? बोलो, क्या ये तरंगे निर्वात में यानी कि वैक्यूम में चल सकती हैं? यस या नो बताइए। क्या ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? जल्दी से बताइए। अनुप्रस्थ तरंगे, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। चलो, इनके लिए तो मना कर दिया, जरा इनके बारे में बताओ, क्या चल सकती हैं? बहुत बढ़िया, सभी का एकदम जबरदस्त आंसर है यस। क्योंकि इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, तो ये वैक्यूम में ही चलती हैं। तो इन ये निर्वात में चल सकती हैं। निर्वात में ना ये चल सकती है ना ये चल सकती हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ तरंगें। इसको हेडिंग बनाए लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये हो गई अनुप्रस्थ तरंगें। और अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ चल सकती है, कैसे चल सकती हैं, ये सारी बातें हो गई। अब दूसरे तरह की तरंग कौन सी बची? आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है। इस पे नंबर 1 डाल लेते हैं, इस पे डाल लेते हैं नंबर 1। नंबर 2 बची है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं ध्वनि की तो जैसे मैं बोल रहा हूं और हरीश भैया मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है ये हरीश भैया के कानों तक कैसे जा रही है, आइए इस प्रक्रिया को समझें। तो देखिए हो क्या रहा है कि जैसे मैंने बोला हरीश, तो मेरे मुंह से निकले हुई प्रेशर ने, दाब, एनर्जी ने, मेरे मुंह से निकली हुई ऊर्जा ने जो हमारे और हरीश के बीच के कण थे, हवा के पार्टिकल्स थे, उनको एक विशेष प्रकार से दबाया और खोला। जैसे मैंने बोला हरीश, तो हरीश कहते ही मेरे और हरीश के बीच की जो हवा है ये विशेष प्रकार से दबी और खुली, दबी और खुली, दबी और खुली, और हरीश भैया के कानों तक जाके पड़ गई। अब ये इतनी भी तेज नहीं होती है जितना हरीश इसे सुनेगा, ये केवल एक बहुत छोटी सी आवाज होती है। वो तो हमारे कान में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो इस आवाज को आवर्धित करता है, एम्पलीफाई करता है, और इस सिग्नल को दिमाग को भेजेगा। दिमाग अपने अनुभव के आधार पर बताएगा कि तुम्हें हरीश कहा जा रहा है। समझो, इतना सब काम नैनो सेकंड्स में होता है। तो ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? ध्वनि तरंगें ऐसे चलेंगी जैसे एक स्प्रिंग होती है ना। जैसे मान लो यहां मैं एक स्प्रिंग ले लूं और स्प्रिंग को ऐसे दबाऊं और छोड़ दूं, दबा के छोड़ दूं, तो स्प्रिंग क्या करेगी? ऐसे होगी। बिल्कुल ध्वनि तरंगें ऐसे ही चलती हैं, बिल्कुल ध्वनि तरंगें ऐसे ही चलती हैं। तो ध्वनि तरंगें चलेंगी कैसे? पहले ऐसे करके बंद होगी
और फिर एकदम से खुलेंगी, फिर ये बंद होंगी और फिर ये खुलेंगी, पहले ये बंद होंगी और फिर ये खुलेंगी, ऐसे करके कहीं बंद होंगी खुलेंगी, बंद होंगी खुलेंगी, बंद होंगी खुलेंगी, इस तरीके से ये चलेंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपन किस दिशा में हो रहे हैं, इसके वाइब्रेशन किस दिशा में हो रहे हैं, तो तुम कहोगे वाइब्रेशन ऐसे करके आगे चल रहे हैं, यानी कि कंपनों की दिशा ये है, वाइब्रेशंस की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इसके तरंग के आगे बढ़ने की दिशा क्या है, तुम कहोगे भाई साहब ये भी यही है। भाई तरंग भी तो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, तरंग के आगे बढ़ने की दिशा भी यही है, आगे बढ़ने की दिशा इंग्लिश वाले डायरेक्शन कह देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, ये दोनों एक दूसरे की समांतर हैं। तो जब आगे बढ़ने की दिशा और कंपन की दिशा समांतर हो, जब दो दिशा एक ही जैसी हो, तो उसको हम कहते हैं समांतर। जब आगे बढ़ने की दिशा और कंपनों की दिशा एक ही जैसी हो, समांतर हो, तो उन तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्रश्न कैसे आएगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग संचरण की दिशा यानी कि वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और वाइब्रेशंस की डायरेक्शन कैसी होती है, लंबवत होती है, समांतर होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो कैसी होती है, समांतर होती है। तो याद रखेंगे अनुदैर्ध्य के लिए समांतर होती है और अनुप्रस्थ के लिए लंबवत होती है। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ध्वनि तरंगें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका ध्वनि तरंगें, यानी कि साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इसी तरह की तरंगें होती हैं। ठीक, तो बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या अनुदैर्ध्य तरंगों को समझने में? आज तक कभी शायद समझ ना आया हो कि कौन किसके लंबवत कौन किसके समांतर, बट उम्मीद करूंगा कि यहां से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जिनको समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई जरूरत भी नहीं है, आप बस इतना जरूर याद रखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं ये समांतर होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है, बस इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये तरंगें कहां कहां चल सकती हैं। बात आएगी, प्रश्न आएगा कि ये तरंगें कहां कहां चल सकती हैं, तो फिर से वही 4-5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। भाई सॉलिड में चल लेंगी, लिक्विड में चल पाएंगी, गैस में चल पाएंगी, वैक्यूम में चल पाएंगी, वही 4-5 बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपसे पूछी जाएगी सॉलिड में, ठोस में, तो तुम कह देना बिल्कुल चलेंगी। ये सोच लो क्या ध्वनि सॉलिड में चल सकती है, तुम कहोगे बिल्कुल। कैसे? जब तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो तो आवाज जो है, रेल की आवाज जो है ना, पटरियों के माध्यम से आती है, तो आवाज पटरियों के माध्यम से चल रही है, साउंड पटरियों के माध्यम से चल रहा है, जो कि एक सॉलिड है। अगर हम बात करें लिक्विड में, द्रव में, तो बिल्कुल चलेंगी। अपने दोस्त के साथ कभी नहाने जाओ तो पानी में बात करके देख लेना। गैस में बिल्कुल चल सकती है। कैसे पता? आप मेरी बात सुन रहे हैं, हरीश मेरी बात सुन रहा है, तो ये क्या है? हवा है, और हवा क्या है? गैस है। सबसे जरूरी बात आती है निर्वात में। मैं कह रहा हूं भाई साहब, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, सबसे जरूरी ये है, सबसे जरूरी ये है कि क्या ये वैक्यूम में चल सकती हैं? तो तुम कहना कि भाई साहब इनको तो बांटा ही इस हिसाब से गया है कि इन्हें माध्यम चाहिए। अगर तुम इन्हें माध्यम नहीं दोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगी, इसलिए ये निर्वात में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती हैं। तो जरा एक बार मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आया? आपसे फिजिक्स पढ़ के बहुत सुकून मिलता है सर, आज तक इतने अच्छे से फिजिक्स कभी नहीं पढ़ा। बहुत सारा आभार रोहित भाई, और अगर आपको चीज़ें आसान लगती हैं तो वाकई ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं चल सकती हैं, बहुत गजब। पंकज, मयूर, रवि, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कौन सी तरंग किस प्रकार से होती है। फटाफट से एक बार अगर हम रिवीजन करें तो आप ये पाएंगे कि तरंगों को हमने दो प्रकार से बांटा। एक प्रकार है कि माध्यम चाहिए, दूसरा आधार है कि माध्यम नहीं चाहिए।
जिन्हें माध्यम नहीं चाहिए, ये 7 तरीके की हैं। इन्हीं को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ये निर्वात में चल सकती हैं। माध्यम नहीं होने का मतलब निर्वात ही है। इनके नाम क्या हैं? रेडियो तरंगें हैं, माइक्रो तरंगें हैं, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, गामा है, एक्स है। नाम जरूर, बस नाम याद कर लेना। रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य प्रकाश है, उसके बाद आपका पराबैंगनी है, उसके बाद एक्स किरणें हैं और उसके बाद गामा किरणें हैं। तो ये 7 तरंगें इस कैटेगरी में आती है। बाकी जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए उनको भी हमने 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्सों में क्यों बांटा? क्योंकि एक तरंगें चलने की दिशा के लंबवत चलती हैं और एक तरंगें चलने की दिशा के समांतर चलती हैं। ठीक है, ऐसे। तो जो लंबवत चलती हैं उनको ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ कहा गया, और जो लंबवत ना चल के समांतर चलती हो, पैरेलल चलती हो, उनको अनुदैर्ध्य कहा गया। इसका एग्जाम्पल डोरी की तरंगें हैं, इसका एग्जाम्पल साउंड है। ये सॉलिड में चल सकती हैं, लिक्विड के अपर सरफेस पर चलेंगी, लिक्विड में, द्रव में नीचे नहीं चलेंगी, गैस में नहीं चलेंगी, वैक्यूम में तो चलेंगी ही नहीं, निर्वात में। ये ठोस द्रव गैस में खुल के चलेंगी झमाझम, बस निर्वात में नहीं चलेंगी, और चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको उस कैटेगरी में रखा गया है जहां माध्यम की जरूरत है। जब माध्यम की जरूरत है तो निर्वात में कैसे चल देंगी? क्योंकि निर्वात का मतलब है कोई माध्यम नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आशा करूंगा कि इतने से आपको तरंगों का पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पहले कभी कंफ्यूजन्स बनते थे तो शायद अब आपके कंफ्यूजन नहीं होंगे। गामा किरणों के बारे में बताओ भाई अरविंद जी। देखो, यहां हमें केवल उतना जानना है जितना मैं आपको जनवा रहा हूं। गामा किरणों के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी, बस इतना पूछा जाएगा कि गामा किरणें किस तरह की तरंगें हैं, वैद्युत चुंबकीय हैं या फिर ये अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्ध्य हैं, ऐसे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। बाकी गामा किरणें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने मूवी देखी होगी हल्क। तो हल्क के पिताजी सबसे शुरू में जब हल्क बना था तो हल्क के पिताजी हल्क पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, किसका? गामा रेज का। इतनी खतरनाक होती है ये। हालांकि मेडिकली इनका इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई वगैरह में, लेकिन बहुत ही कम स्तर पे। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जहां पे एक पीले कलर का सा चिन्ह बना होता है जिसपे 2 हड्डी छपी होंगे, खोपड़ी सी छपी रहती है और लिखा होता है खतरा। वहां हर जगह गामा किरणों का या एक्स किरणों का इस्तेमाल है, और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए हर किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए। तो एक बार आप नोट करना चाहते हैं तो देखो, आज तो समय नहीं बचा, मैं आपको नोट करने के लिए पीडीएफ दे दूंगा। ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, आराम से आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। ये अनुप्रस्थ तरंगें हो गई, यहां तक नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें मैंने बड़े बढ़िया तरीके से लिख दी हैं। ठीक है जी। तो अगर हम नोट करने के लिए कहते तो फिर बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता और चीजें आपको बेहतर समझ में नहीं आ पाती। आशा करूंगा कि सब कुछ बड़ा बढ़िया लगा होगा आपको, तरंगों के बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हुई होगी, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, मैं वादा करता हूं आप इसको नहीं छोड़ोगे। तो कल की जो हमारी डिस्कशन शुरू होगा वो शुरू होगा ध्वनि तरंगों से। आपको इतना याद रखना है कि ध्वनि तरंगें लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, जो ठोस द्रव गैस में चल सकती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में चल सकती हैं, लेकिन वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं। और चलती कैसे हैं? ऐसे दब के और खुल के। तो ध्वनि तरंगों के बारे में यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी कल लेके आनी है, जितनी आज हमने पढ़ी है, ताकि कल की चीजें आपके लिए आसान हो जाए। मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।